हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं अकाउंट्स का आपका पहला असाइनमेंट है जिसका टॉपिक है लेखांकन का परिचय, लेखांकन के सिद्धांत, व्यावसायिक सौदों का लेखांकन। इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे लेखांकन का परिचय, जिसके अंतर्गत आएगा लेखांकन से आशय। लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करने, उनको मापने, जर्नल में प्रविष्टि करने, खाता बही तैयार करने, उनके शेष से तलपट एवं अंतिम खाते तैयार करने तथा सभी सूचनाएं संबंधित पक्षों को संप्रेषित करने का कार्य करता है, जो उनके आधार पर आवश्यक निर्णय लेने चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि लेखांकन से आशय लेन देनों का लेखा जोखा करने से होता है, जिसके अंतर्गत कई खाते बही तैयार किए जाते हैं, तलपट तैयार किया जाता है, अंतिम चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमें व्यवसाय के लेन देनों, लाभ हानि खातों का पता चलता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग लेखांकन की किन्हीं दो परिभाषाओं को याद करेंगे, 2 से 3 भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने P.N. एंथोनी के अनुसार, H. वायरमैन के अनुसार लिखा है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप 2 से 3 परिभाषाएं याद करेंगे। इसके आगे अब आता है लेखांकन का महत्व। लेखांकन के महत्व के अंतर्गत किन किन पक्षों को लेखांकन से लाभ होता है? व्यापारियों को लाभ, कर्मचारियों को लाभ, लेनदारों को लाभ, सरकार को लाभ। ये सब टॉपिक मैंने लिखे हैं, इसका प्रिपरेशन आप बुक से करेंगे। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है लेखांकन की शाखाएं। लेखांकन की 4 शाखाएं: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, सामाजिक दायित्व लेखांकन। आप ऐसे नहीं लिख करके उसे अच्छे से डील करेंगे, अपने बुक से उसे पढ़ेंगे और उसके बारे में आप बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछता है तो आप इसको अच्छे से डील करेंगे, ना कि इतना सिर्फ बनाने से नहीं चलेगा। मैंने आपको यह समझाने के लिए बनाया है कि ये कितने भागों में बांटा गया। फिर इसके आगे है, मैं आपको मोस्ट IMP क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिसका प्रिपरेशन आपको घर पे करना है। पहला क्वेश्चन है व्यापारिक बट्टे तथा नगद बट्टे में अंतर। दायित्व क्या है समझाइए। संपत्ति से आशय बताइए। पुस्तपालन, लेखाकर्म एवं लेखांकन में अंतर। ये आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये आपको अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन सिद्धांत लेखाकर्म का कार्य करने वाले का मार्गदर्शन करता है। इन्हीं के आधार पर वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते एवं स्थिति विवरण बनाए जाते हैं। यदि लेखांकन के सिद्धांत न होते तो सभी पक्ष अपने मनमाने ढंग से लेखे करते, वार्षिक विवरण बनाते, अंतिम खाते तैयार करते तथा उनका निर्वचन करते। तो इसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि लेखांकन का मार्गदर्शन कौन करता है? लेखांकन सिद्धांत, लेखाकर्म का। तो सेकंड है इसका लेखांकन की विशेषताएं। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसे आप प्रिपेयर करेंगे। थर्ड है आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन के सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं। मैंने पॉइंट्स में इसे लिखा है, लेकिन आप इसे अच्छे से डील करके लिखेंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो इसी के अंतर्गत है वो हमारा सेकंड मोस्ट IMP टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली बही खाता की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सौदे को 2 रूपों में लिखा जाता है। पहला है नाम, दूसरा है जमा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक सौदे 2 बार लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक सौदे 2 पक्षों को प्रभावित करते हैं। एक पक्ष पाने वाला जो कि डेबिट, दूसरा पक्ष देने वाला जो कि क्रेडिट। अब इसके अंतर्गत यह दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, एक नाम और एक जमा। जैसे कि हम लोग जैसे कि उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि राम से हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो फर्नीचर अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है। क्या राम से हमने क्या खरीदा? फर्नीचर आ रहा है, तो हमारे पास प्लस क्या हो रहा है? फर्नीचर जो कि हमारे पास आ रहा है, और माइनस क्या हो रहा है? हम रोक दे रहे हैं, यानी कि पैसा, कैश दे रहे हैं, तो वो हमारे पास से जा रहा है। तो एक पॉइंट क्या होगा? फर्नीचर क्या होगा? डेबिट होगा, यानी कि विकलन होगा हमारे पास, जो कि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। और क्रेडिट होगा, यानी कि जमा होगा रोक, क्योंकि रोक हमारे पास से जा रहा है। इसके अंतर्गत 2 लेखे होते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली इसे कहा जाता है। अब दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता दी हुई है, इसे भी अपने बुक से आप प्रिपेयर करेंगे। आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, दोहरा लेखा प्रणाली के गुण व दोष, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। आप इसका प्रिपरेशन घर पे करेंगे। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है व्यावसायिक सौदों का लेखांकन। इसके अंतर्गत व्यावसायिक
सौदों के लेखांकन के अंतर्गत मैं आपको IMP कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, उसका तैयारी आप करेंगे। व्यवसाय का अर्थ आप देखेंगे, फिर इसके बाद हम व्यावसायिक सौदे से आशय देखेंगे, फिर ये आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है प्रमाणक का अर्थ एवं परिभाषाएं, जो आपकी पुस्तक में दी हुई है, आप इसे प्रिपेयर करेंगे। इसके आगे आता है लेखांकन समीकरण। अब लेखांकन समीकरण क्या है ये देखेंगे। लेखांकन समीकरण वह विवरण है जो साधनों तथा वित्त के स्रोतों के बीच समानता प्रकट करता है। इसके आधारभूत मदे संपत्ति, पूंजी एवं दायित्व, आगम और व्यय है, जो एक दूसरे में अंतर स्पष्ट करती है। इसी के अंतर्गत कुछ समीकरण हैं जो कि आपको देखने हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल में काम आएगी। संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व, ये हमारा पहला समीकरण है। संपत्ति एसेट्स इज इक्वल टू पूंजी कैपिटल प्लस दायित्व। इसके आगे सेकंड है पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्ति। थर्ड है संपत्ति माइनस पूंजी इज इक्वल टू दायित्व। संपत्ति माइनस दायित्व इज इक्वल टू पूंजी। और हमारा पांचवा पॉइंट है संपत्ति माइनस दायित्व माइनस पूंजी इज इक्वल टू 0। फिर इसके आगे आप देखेंगे बुक में कुछ आपके IMP टॉपिक दिए हैं। संपत्ति, दायित्व, पूंजी। संपत्ति क्या है? संपत्ति से हमारा आशय उन सभी दृश्य वस्तुओं तथा दृश्य अदृश्य अधिकारों से है जो व्यापार व्यवसाय के लाभार्जन में सहायक होती है। इसके अंतर्गत आता है रोकड़, देनदार, विनियोग, भूमि, यंत्र, फर्नीचर, ये सब आप देख लेंगे। फिर है दायित्व। व्यवसाय के स्वामी द्वारा प्रदत्त कोष को छोड़कर व्यवसाय की समस्त वित्त देयताएं दायित्व की श्रेणी में आती है, जैसे लेनदार, देय विपत्र, अदत्त वेतन, बाह्य ऋण आदि। फिर है पूंजी। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय के संचालन, लाभ अर्जन हेतु नगद, माल या अन्य वस्तु के रूप में विनियोजित धन पूंजी ही पूंजी कहलाती है। इसे आप बुक से देख लेंगे। इसके आगे अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। पहला उदाहरण इसके अंतर्गत हम देखेंगे। किसी व्यवसाय में पूंजी है 20,000 रुपये, दायित्व है 30,000 रुपये, तो उसकी संपत्ति क्या होगी? तो हमें संपत्ति ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या होगा, हल देखेंगे। पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्ति, या संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व, ये भी कर सकते हैं। तो पूंजी हमें दी हुई है 20,000 रुपये, दायित्व हमें दिया हुआ 30,000 रुपये, इज इक्वल टू संपत्ति, हमारी संपत्तियाँ आ जाएंगी। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यवसाय की संपत्तियों का योग है 2,60,000 रुपये तथा शुद्ध मूल्य 1,60,000 रुपये है, तो लेनदार की राशि ज्ञात कीजिए। लेनदार की राशि ज्ञात करनी है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, शुद्ध मूल्य दिया हुआ है 1,60,000 रुपये, जिसमें हम लेनदार को प्लस करेंगे और इज इक्वल टू करेंगे हमारी कुल संपत्तियां। हमारा पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्ति, यह हमारा समीकरण है। तो इसे क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर किस में आता है, लेनदार किस में आता है, हमारे दायित्व में आता है। तो इसी के अनुसार हम ज्ञात करेंगे 1,60,000 रुपये हमारी पूंजी दी हुई है, प्लस क्रेडिटर इज इक्वल टू 2,60,000 रुपये हमारी संपत्ति। तो हम जब 2,60,000 संपत्ति में हम लोग माइनस करेंगे पूंजी 1,60,000 रुपये, तो हमारे क्रेडिटर निकल जाएंगे 1,00,000 रुपये। इसी के बाद आप थर्ड एग्जांपल देखेंगे। 1 जनवरी 2016 को श्री अरविंद कुमार ने खिलौने का व्यवसाय 60,000 रुपये की पूंजी से शुरू किया। 31 दिसंबर 2016 को उसकी संपत्ति 1,00,000 रुपये तथा दायित्व 20,000 रुपये थे। अंतिम पूंजी तथा वर्ष में अर्जित लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। तो हमारा हल क्या है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो हमें क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स, यानी कि अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व इज इक्वल टू अंतिम संपत्ति। अब हमारे पास अंतिम पूंजी दी हुई है, अंतिम पूंजी हमें नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, अंतिम दायित्व दिया हुआ 20,000 रुपये और अंतिम संपत्ति दी हुई है 1,00,000 रुपये। ठीक है, इससे हम लोग अंतिम पूंजी हमारी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1,00,000 में माइनस करेंगे 20,000 रुपये, यानी कि संपत्ति में माइनस करेंगे हम अपना दायित्व, तो हमें हमारी पूंजी मिल जाएगी 80,000 रुपये। फिर है हमें हमारा लाभ, यहाँ लिखा है वर्ष में अर्जित लाभ की राशि ज्ञात कीजिए।
हमें हमारी अंतिम पूंजी यहाँ मिल गई। इसके बाद प्रॉफिट, इसके लिए लाभ इज इक्वल टू अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। हमें हमारी अंतिम पूंजी मिली 80,000 रुपये, प्रारंभिक पूंजी हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2016 को व्यवसाय की पूंजी थी 60,000, ये हमारी प्रारंभिक पूंजी होगी। जब हम अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी करेंगे हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनोहर ने अपना व्यवसाय 1 जनवरी 2016 को 20,000 रुपये पूंजी तथा 10,000 रुपये अपने मित्र सोहन से ऋण लेकर प्रारंभ किया। 31 दिसंबर को उसकी संपत्ति 60,000 रुपये थी। 31 दिसंबर 2016 की पूंजी तथा वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। ऐसे ही हम निकालेंगे। हमें हमारी संपत्ति दी हुई है, संपत्ति में हम अपनी लायबिलिटीज़ यानी कि हमारा लायबिलिटीज़ कितना है 10,000 रुपये। ऋण आएगा हमारी लायबिलिटीज़ में, हम इसे माइनस करेंगे तो हमारी क्लोजिंग पूंजी निकल जाएगी, अंतिम पूंजी हमारी निकल जाएगी। प्रॉफिट निकालेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो हमारी यहाँ पे निकली अंतिम पूंजी माइनस हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक पूंजी, हम इसे माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। इसी तरह 5वां एग्जाम्पल भी प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आते हैं हम हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि बुक में दिया हुआ है। लेखांकन समीकरण तैयार करना। मदन लाल के निम्नलिखित सौदों का लेखांकन समीकरण दिया हुआ है जिसके अंतर्गत ये मदद दी हुई है। 1,20,000 रुपये के रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, इसके अंतर्गत जब हम लोग पहला लेखांकन समीकरण बनाते हैं तो इसका प्रारूप ऐसे होगा। लेखांकन समीकरण, लेन देन, सबसे पहला कॉलम होगा लेन देन, संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी। ठीक है, तो संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है, रोक, स्टॉक, फर्नीचर, पूर्वदत्त व्यय, ये सब आते हैं, ये आगे आप पढ़ते जाएंगे। फिर दायित्व के अंतर्गत हम आएगा लेनदार, अदत्त व्यय, पूंजी, देवी पत्र, ये सब ऋण, ये सब आएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या है। 1,20,000 रुपये से रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो हम लेन देन में लिखेंगे रोकड़ से व्यापार प्रारंभ। रोकड़ यानी कि कैश, नगद, तो हम रोक में 1,20,000 लिखेंगे प्लस हम इज इक्वल टू यहाँ पूंजी में, क्योंकि ये हमारी पूंजी है तो ये प्लस होगा 1,20,000 रुपये यहाँ। और यही याद रखना है कि संपत्ति और दायित्व दोनों ही बराबर आएगा लेखांकन समीकरण के अंतर्गत। तो हमारा पहला लेन देन क्या है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। 1,20,000 हमारा आएगा रोक में, स्टॉक में कुछ नहीं क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, पूर्वदत्त व्यय नहीं है, लेनदार नहीं है, अदत्त व्यय नहीं है, 1,20,000 हमारी पूंजी में आएगी। अब हम सेकंड देखेंगे कि किराया अग्रिम चुकाया 1,000 रुपये। अग्रिम किराया चुकाया, हमें यहाँ ये ऐसे लिखना है। अग्रिम किराया हम चुका रहे तो हमें उसे अग्रिम किराया कैसे चुकाएंगे, हम नगद चुकाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये कुछ उधार नहीं होता या कुछ नहीं था। अग्रिम किराए के चुकाएंगे तो हमारे यहाँ में माइनस होंगे रोक के माइनस 1,000 रुपये और पूर्वदत्त व्यय, अग्रिम व्यय पूर्वदत्त व्यय में जाएगा। अब ये पूर्वदत्त व्यय क्या है, इसके अंतर्गत पूर्वदत्त व्यय वे व्यय हैं जो अगले लेखांकन वर्ष से संबंध रखते हैं किंतु चालू लेखांकन वर्ष में ही उनका भुगतान कर दिया जाता है। तो जिनका भाग अगले लेखांकन वर्ष में संबंधित है वह पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। इसके अंतर्गत वो व्यय है जो हम लोग जिसको पहले से ही चुका दे रहे हैं। ठीक है, अगले वर्ष हमारे को ये व्यय चुकाना लेकिन हम उसको अभी से चुका दे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये रोक में माइनस होगा और पूर्वदत्त व्यय में प्लस होगा। इधर इसकी प्रविष्टि कुछ भी नहीं होगी। तो यानी कि इसमें माइनस करेंगे 1,19,000 प्लस 1,000 1,20,000, ये 1,20,000। इसके बाद हम हमारा अगला पॉइंट देखेंगे, नगद माल खरीदा। थर्ड पॉइंट है हमारा नगद माल खरीदा। जब हम नगद माल खरीदते हैं तो हमारा नगद जा रहा है यानी कि रोक 60,000 रुपये जा रहा है प्लस हमारे पास स्टॉक आ रहा है, माल यानी कि स्टॉक, हमारे पास 60,000 का स्टॉक आ रहा है। ठीक है, माल हमारे पास से रुपए जा रहे हैं और क्या आ रहा है, माल आ रहा है। और इधर हमारी इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं होगी। जब 1,19,000 में 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 59,000। 60,000 रुपये ये यहाँ आएंगे, 1,000 ये और ये वैसे ही रहेंगे। तो ये 1,20,000 1,20,000। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, हमारा है उधार माल खरीदा।
ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, उधार माल खरीदा। उधार माल खरीद रहे तो हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है 40,000 रुपये का। ठीक है, ये याद रखना, नगद माल खरीदे तो नगद माइनस होगा, रोक माइनस होगा, लेकिन अगर हम उधार माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेनदार, क्योंकि हमको वो चुकाना ही है, चुकाना पड़ेगा ना हमको, तो हमारे क्या आएंगे, लेनदार आएंगे। तो हम ये स्टॉक में प्लस 40,000 करेंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक आ रहा है, और प्लस यहाँ पे लेनदार में प्लस हो जाएगा 40,000 रुपये। तो हमारा ये 40,000 प्लस 1,20,000 1,60,000, और इधर का हमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, नगद माल बेचा 60,000 रुपये, लेकिन इसकी लागत थी 40,000 रुपये। अब ये आप ध्यान रखो, क्या है लिखा है, नगद माल बेचा। एक बात सुनो, नगद माल बेच रहे हो तो हमारे पास से माल जा रहा है, यानी कि स्टॉक जा रहा है। ठीक है, कितने का, 40,000 का। कैसे, इसमें आप बुक में देखोगे कि इसमें बुक में लिखा हुआ है जिसकी लागत थी 40,000 रुपये। तो ये पीछे मैंने नोट दिया है, जब माल बेचा जाएगा तो उसमें से लागत मूल्य घटाया जाएगा, ना कि बाजार मूल्य। जो हमारा लागत मूल्य होगा, जो 40,000 रुपये, वो हम किस में घटाएंगे, स्टॉक यानी कि माल में। और 60,000 तो हमें रुपए मिल रहे हैं ना, हमें कैश मिल रहा है। ठीक है, हम माल कितने का बेच रहे हैं, 40,000 का, और 60,000 रुपये हमें उससे मिल रहे हैं। और ये देखो, 60,000 हमें इससे मिल रहे हैं और 40,000 का माल हम बेच रहे हैं, तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारी पूंजी में जा कर के जुड़ेगा। ठीक है, पूंजी में जा कर के जुड़ेगा तो ये होगा हमारा 1,40,000। ये लेनदार के वैसे ही रहेंगे पूर्वदत्त व्यय के। इसमें माल में हमारा माइनस हो जाएगा 40,000 रुपये, हमारा आ जाएगा 60,000 रुपये, और इसमें हमारे प्लस हो जाएंगे, हमारा टोटल आ जाएगा 1,19,000 रुपये। फिर इसके आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, वेतन चुकाया। वेतन चुकाया 1,000 रुपये। तो अब वेतन चुकाएं कि क्या प्रविष्टि होगी, रोक में 1,000 रुपये माइनस आएगा और हमारी पूंजी में 1,000 रुपये माइनस होंगे। ठीक है, रोक चुका रहे, हम नगद दे रहे हैं, तो इधर हमारी रोक में भी माइनस होगा और हमारी पूंजी में भी। तो पिछले के हिसाब से अगर देखा जाए तो नया समीकरण, हमारा नया समीकरण, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई कि हम जब भी ये प्रविष्टि करने के बाद हम नया निकालेंगे अमाउंट, तो वो हमारा नया समीकरण होगा। तो ये 1,18,000 रुपये होगा, 60,000 रुपये हमारा स्टॉक होगा, पूर्वदत्त व्यय 1,000 रुपये, लेनदार के 40,000 रुपये, अदत्त व्यय अभी नहीं आए हैं, पूंजी के 1,39,000 रुपये। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अदत्त वेतन 200 रुपये। अदत्त वेतन, हमारे अदत्त वेतन के, अदत्त वेतन के चुकाएं, यानी कि ये रोक में कुछ नहीं होगा, इसका स्टॉक में कुछ नहीं होगा, पूर्वदत्त में नहीं होगा। ये हमारे अदत्त व्यय में आकर के जुड़ेगा और पूंजी में माइनस होगा। अब अदत्त व्यय क्या है, इसके अंतर्गत जो व्यय किसी लेखांकन अवधि से संबंधित होते हैं किंतु लेखांकन अवधि की समाप्ति तक उनका भुगतान नहीं किया होता, वे व्यय हमारे अदत्त व्यय कहलाते हैं। ऐसे व्यय व्यवसाय के दायित्व होते हैं, इनमें दायित्व में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अदत्त व्यय में हमारा ये 200 रुपये जुड़ेगा और पूंजी में हमारा 200 रुपये माइनस होगा। तो ये पूंजी में माइनस होकर इतना, अदत्त व्यय इतना, लेनदार और ये सब इतना। फिर इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, व्यक्तिगत उपयोग हेतु स्कूटर खरीदा। व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर हम स्कूटर खरीदते हैं तो ये हमारा निजी आहरण होगा, ये हमारे रोक में माइनस होगा प्लस हमारी पूंजी में माइनस होगा। इसे हम टोटल करेंगे 1,69,000, 1,69,000 हमारा टोटल आएगा। संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व होगा ये अपना। ऐसे ही आप अपना अगला एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें कुछ भी नहीं है, रोकड़, उधार माल, फर्नीचर, लेनदारों का भुगतान किया। लेनदारों का भुगतान करेंगे तो हमारा होगा इसके अंतर्गत लेनदारों का भुगतान, तो हमारे लेनदार माइनस होंगे 4,000 के, और हम उन्हें रोक देंगे यानी कि नकद देंगे तभी हमारे लेनदार माइनस होंगे, तो ये इन दोनों में माइनस होगा। और कुछ नया पॉइंट, हाँ, पूंजी पर ब्याज, लेनदारों के विपत्र स्वीकार किए गए। 6वां पॉइंट, लेनदारों के विपत्र स्वीकार किए गए, तो ये हमारे लेनदार में माइनस होगा प्लस देय विपत्र का एक नया पॉइंट आएगा। ये देय विपत्र का एक नया पॉइंट आएगा जो कि 3,000 रुपये से प्लस होगा और कहीं कुछ नहीं। फिर है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज है हमारा 2,000 रुपये, तो ये पूंजी पर ब्याज याद रखना, पूंजी में ही प्लस और पूंजी में ही माइनस होगा और कुछ नहीं, बस इतने ही हैं। ये आप क्वेश्चन देखेंगे। अगला एग्जाम्पल नंबर 8 प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 सेम है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 भी आप ही करेंगे। इसके बाद आएगा
आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या लिखा है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, 1,80,000 रुपये इधर रोक में आएंगे, 1,80,000 रुपये पूंजी में आएंगे। फिर उसके बाद सेकंड दिया हुआ है किराया प्राप्त 6,000 रुपये, किराया प्राप्त हो रहा है, हमारे पास किराया आ रहा है, ठीक है। तो उसका हम लोग 6,000 रुपये प्लस यहाँ 6,000 प्लस यहाँ करेंगे, 1,86,000 रुपये आएगा। थर्ड पॉइंट है उपार्जित किराया 1,500 रुपये, उपार्जित किराया। अब उपार्जित किराया क्या होता है, ये उपार्जित आय, जो आय लेखांकन वर्ष में अर्जित हो चुकी है किंतु प्राप्त नहीं किया गया, उसे उपार्जित आय कहेंगे। यह एक प्रकार की आय यह आय एक प्रकार की संपत्ति है, इससे संपत्ति बढ़ जाती है। दूसरी ओर इतनी ही राशि पूंजी की राशि में घटा दी जाती है, ठीक है। आप ये सब आप छोटे छोटे पॉइंट से आप बुक से पढ़ेंगे, जैसे कि उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, ये सब आप छोटी छोटी टिप्पणियाँ दी हुई है, आप उसे बुक से तैयार करेंगे। तो हमारा 11th नंबर का क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट है 1,500 रुपये हमारे उपार्जित किराया। उपार्जित किराया हमारा एक नया कॉलम बनेगा उपार्जित आय के, जिसमें 1,500 रुपये प्लस होंगे और हमारी पूंजी में भी ये प्लस होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अग्रिम प्राप्त कमीशन। अग्रिम प्राप्त कमीशन है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये अग्रिम प्राप्त कमीशन के हमारे रोक में प्लस होंगे, प्लस ये हमारा दायित्व में आएगा, दायित्व में 3,000 से बढ़ेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है, यानी कि चिट्ठा दिया हुआ है, तो कैश यानी कि 1,89,000 इधर आएगा और ये आएगा उपार्जित आय के, और इधर अग्रिम प्राप्त कमीशन के 3,000 रुपये और हमारी पूंजी, ये सब आप देखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या है, डेबिट शब्द अंग्रेजी के डेटर से लिया गया है, इसे हिंदी में देनदार कहते हैं। व्यवसाय में अनेक प्रकार के व्यय होते हैं जिन्हें चुकाना दायित्व व्यवसाय के स्वामी का होता है। व्यवसाय का स्वामी इन व्ययों के लिए ऋणी होता है। ये डेबिट और क्रेडिट आप लोग के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसकी तैयारी आप करेंगे। अब इसके आगे आते हैं हम खाते का अर्थ एवं प्रकार। ये आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसे हमें पढ़ना ही चाहिए। किसी वस्तु, सेवा, व्यक्ति, विषय से संबंधित लेन देन का एक निश्चित स्थान पर तिथि अनुसार विधिवत लेखा करना खाता कहलाता है। इसके अंतर्गत शंकर लाल के साथ किए गए सभी डेबिट क्रेडिट सौदे को एक साथ स्थान पर ले तो यह शंकर लाल का खाता कहलाया जाएगा। अब खातों का वर्गीकरण देखेंगे। खातों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। यह आप बुक से देखेंगे। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत हमारा आएगा मोहन का खाता, राहुल का खाता, ये सब। फिर है दूसरा अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते के अंतर्गत दो खाते आते हैं, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते। वास्तविक खाते क्या है, वे खाते जो व्यवसाय की संपत्ति तथा धन से संबंध रखते हैं। ये दो श्रेणी में होते हैं, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। इसके अंतर्गत खाते आते हैं भवन खाता, फर्नीचर खाता, क्रय खाता, ख्याति खाता, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर अवास्तविक खाते वे जो लाभ हानि खाते, आय व्यय खातों को दर्शाते हैं। किराया खाता, ब्याज खाता, कमीशन खाता, बट्टा खाता। इसके अंतर्गत आप पूरे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। जो जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है वो आप पढ़ेंगे और अपनी तैयारी रखेंगे। थैंक यू।